जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनिक स्टडी सेंटर पर। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी यानी भूगोल का मॉडल सेट 2 जो कि टर्म 2 एग्ज़ाम का है। ठीक है, तो इसका अभी हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पर देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी जो सेट्स है उसका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें वीडियो सब तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। और मॉडल सेट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सारा मॉडल सेट डाल दिए हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारा मॉडल सेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। ये जो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। ठीक है, हम पहले सारा क्वेश्चन 1 से 7 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद 7 टोटल आंसर बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। तीसरा है, भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। चौथा है, भारत की जलवायु कैसी है। पाँचवा है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और छठा है हमारा यहाँ पे, लाल मिट्टी का लाल का रंग क्या कारण है। ठीक है, और सातवां है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। तो हम पहले 1 से 7 तक का जो प्रश्न है उसको अभी आपको आंसर बता देते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं 1 से 7 तक का क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर, मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, लोकताक झील जो है वो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, मणिपुर राज्य का एक झील है। ठीक है, वो मणिपुर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। ठीक है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है चौथा का आंसर, तो क्या है, भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन यानी ध्रुवीय जैसी एक और पूर्वोत्तर भाग में उष्णकटिबंधीय नम प्रकार की है, तो पश्चिमी भाग में शुष्क प्रकार की। ये हमारे भारत का जलवायु है। ये चौथा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब है पांचवा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन मैच करते जाइएगा। ठीक है, हम आंसर आपको बता देते हैं। पांचवा में कि अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिला जो है में गुरु शिखर नाम है उस पर्वत का। ठीक है, जिसका ऊंचाई मीटर कितना है, तो 1722 से 1727 मीटर उसका ऊंचाई है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी का जो लाल रंग उसका कारण क्या है। तो लाल मिट्टी में लोहे का मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो इसके रंग का कारण है। ठीक है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है। लाल मिट्टी में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसलिए, और लाल मिट्टी में लोहे का अंश भी होता है, इसलिए लाल मिट्टी जो है वो लाल कलर का होता है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन का आंसर देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा 1 से 7 तक का जितना क्वेश्चन था हम इसको सॉल्यूशन करा दिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हो गया यहाँ पे, 1 से 7 तक का ले लीजिए, तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आठ से आगे का क्वेश्चन क्या है। तो 8 में हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन 8 में कि जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं। ठीक है, जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाने बोल रहा है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन आंसर बता देते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, जल चक्र क्या है। तो जल चक्र जो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप में परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या है। इसका मतलब कि पृथ्वी में जितना भी जल उपलब्ध है ना, उसका एक रूप से, यानी अगर वो जल है तो वाष्प में बनेगा। ठीक है, तो एक रूप से ठोस में बनेगा, तो जल दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही है। ठीक है, वही जल चक्र है। भंडार से, जैसे भंडार है जल का, तो एक स्थान से दूसरा, जैसे समुद्र में, तो वो वाष्पित होकर कहाँ चला गया, आसमान में चला गया। ठीक है, इससे अब ये साइकिल होते रहता है। ठीक है, जिसमें कुल मात्रा जो वो भी फिर पानी बर्बाद नहीं होता, क्या होता है, फिर वही हमारा जैसे समुद्र से हमारा मतलब पानी वाष्पित हुआ, फिर ऊपर गया, वहाँ पे बादल बना, फिर वही पानी जो है बरसता है पहाड़ों पे आता है, या फिर वही हमारा फिर नदी या तालाब में जाता है, तो कोई भी पानी बर्बाद नहीं जाता है। तो अतः यह प्रकृति जल संरक्षण के सिद्धांत का व्याख्या। अब देखिए फिगर के द्वारा हमको समझाते हैं। देखिए
ये हमारा पहले क्या है, पहले हमारा जल है, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ पे वाष्पित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, बादल, और सूर्य जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी से हमारा क्या बनता है, फिर बादल बनता है, और फिर बादल से हमारा वर्षा होता है, ठीक है। और ये वर्षा का पानी जो है पहाड़ों से या कहीं भी बहकर फिर हमारा समुद्र में जाता है। तो देख रहे हैं ये गोल गोल घूमते रहते हैं, यानी ये सभी साइकिल है, ठीक है। जल चक्र इसी को बोलते हैं, ये साइकिल प्रक्रिया होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले ये जल हुआ, ठीक है। तो ये पहले सूर्य की रोशनी से वाष्पित हुआ, फिर यहाँ पे बादल बना, बादल से फिर वर्षा हुआ, फिर वर्षा का जो पानी वो समुद्र या कहीं भी चला जाता। तो ये घूमते रहता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से गया, फिर यहाँ से, इस प्रकार ये घूमते रहता है। तो ये है जलीय चक्र, समझ में आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है, जैसे ही बनिएगा आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं। 9 में क्या है कि उप महाद्वीप किसे कहते हैं, भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित देशों का नाम लिखें। चलिए 9 का आंसर भी बता देते हैं। 9 का हमारा आंसर यहाँ पे उप महाद्वीप किसे कहते हैं। तो उप महाद्वीप किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है और उसके भूभाग में एक रूपता हो, उसे उप महाद्वीप कहते हैं, उप महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, उपमहाद्वीप आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। ये जो जितने भी देश है ये उपमहाद्वीप से भारत का शामिल है, ठीक है। तो इसका भी आप लिख लीजिए या नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है कर लीजिए, ठीक है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10 में है हमारा भारतीय मानसून की 3 विशेषता लिखे। भारतीय मानसून की 3 विशेषता लिखे। चलिए इसका भी आंसर जल्दी से बता देते हैं। 10 नंबर का हमारा यहाँ पर है, पहला है कि बादलहीन आकाश, दूसरा बढ़िया मौसम, आर्द्रता की कमी और हल्की उत्तरी हवाएं इस अवधि में भारत के मौसम की विशेषता होती है। 3 हो गया। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो वर्षा होती है वह परिणाम में तो न्यून परंतु सर्दी के फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है। 3 बोला, देखिए बादलहीन हो गया आकाश, बढ़िया मौसम, आर्द्रता की कमी और हल्की उत्तरी हवाएं इस अवधि की भारत में मौसम विशेषता है, ठीक है। तो ये हमारा 10 का उत्तर है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में है हमारा यहाँ पर कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण। जो भारत का जो नदी है वो प्रदूषित कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसी के बारे में बताना है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए क्यों हो रहा है नदी प्रदूषण का कारण क्या भारत का। पहला तो कि औद्योगिक अपशिष्ट जो है रसायनों के मिश्रण और भारी धातु को पानी में छोड़ दिया जाता है, इन्हें साफ करना मुश्किल होता है। जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं ना, वो बहुत ही प्रदूषित जल को जो है मतलब अपने कारखानों में जो काम हुआ उसको नदी में या कहीं भी समुद्र में बहा देता है, तो वही जल का एक प्रदूषण का कारण है, ठीक है। दूसरा है कृषि अपशिष्ट, रासायन उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक नदी के जल को दूषित करता है। जैसे कोई खेत में या कहीं भी आप अगर कृषि करते हैं उसमें जो कीटनाशक को करने के लिए जैसे कोई भी जहरीला पदार्थ होता है उसको भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पानी को दूषित करता है। तीसरा है कि प्रकृति बारिश भी प्रदूषण साथ लेती है, क्योंकि यह प्रदूषित हवा के साथ गिरती है। देखिए अब बारिश तो दूषित नहीं करता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि दूषित कैसे करता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारी जो हवा है ना, ये भी पहले से दूषित हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो पानी गिरता है तो हवा के संदर्भ में ही आके गिरता है, इसलिए ये भी एक प्रदूषित करता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा हो गया, तो ये हमारा 11 का उत्तर हो गया। अब 12 नंबर का देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है, ठीक है। चलिए 12 का भी आंसर आपको बता देते हैं। 12 का आंसर हमारा यहाँ पर है। 12 का आंसर देखिए, तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऐसी वर्षा अक्टूबर महीने से शुरू होती है और जनवरी मध्य तक रहती है, ठीक है। ये हमारा 12 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हमारा 13 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लिए, चलिए अब आंसर को बताते हैं। यहाँ पर है हमारा 13 नंबर का आंसर। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है आंसर, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जल मार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता था। ये हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आंसर को बताते हैं।
14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। चलिए इसका भी समाधान है हमारे पास। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है कि भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहानों पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वारनमुख बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण से पश्चिमी जो वहाँ पर है वहाँ पे कोई भी डेल्टा, पश्चिम तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं होता। ये हमारा 14 का आंसर है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे 15 क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने का कारण। जो मृदा अपरदन होता है उसका प्रमुख कारण क्या है और इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे करेंगे, आइए समाधान करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग मृदा को समाधान कर सकते हैं मृदा अपरदन होने से। तो यहाँ पर है हमारा 15 का, देखिए क्या है, मृदा अपरदन होने का कई कारण होते हैं। देखिए क्या है, जैसे जंगलों की कटाई, बाढ़ और आंधियों का आना, वनों में आग लग जाना, कृषि करने के वैज्ञानिक तरीके इत्यादि, यही मृदा अपरदन के सबसे बड़े और मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन इसी से होता है। अब इसका रोकेंगे कैसे हम लोग, मृदा अपरदन जो होता है उसको रोकने का उपाय क्या है। तो मृदा अपरदन रोकने का उपाय क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, समुच्च रेखीय जुताई। इसका मतलब क्या होता है कि ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति कम होती है, इससे अपरदन की क्रिया कम होती है। इस जुताई को समुच्च रेखीय जुताई कहते हैं। इस प्रकार की जुताई हिमालय क्षेत्र में तथा आंतरिक पहाड़ी के भागों में उपयुक्त है। हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा समुच्च रेखीय जुताई किया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि मृदा अपरदन रुक सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कैसे रोक सकते हैं, पेड़ों का रक्षक मेखला बनाकर। अब ये क्या होता है कि पेड़ों को, जैसे आप पेड़ को कतार में लगा देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं भी खेत है आपका, तो पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है। इस रक्षक मेखला के कारण पवनों की गति को कम किया जा सकता है। जैसे हवा बह रहा है तो हवा से भी तो मृदा अपरदन होता है, उड़ा के ले जाता है ऊपरी परत को, तो उसको भी हम रोक सकते हैं पेड़ लगा, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत हवा से कम उड़ती है। फलस्वरूप मृदा अपरदन कम होता है। पेड़ों द्वारा बनी यह रक्षक मेखला शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इसके द्वारा पेड़ों का रक्षक मेखला से भी आप अपना मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और एक देख लेते हैं आगे, सीढ़ी नुमा वाला, सीढ़ी नुमा सोपान कृषि, इससे भी आप रोक सकते हैं। कहीं भी आप कृषि कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे ये सीढ़ी नुमा खेत बना दीजिएगा, उससे क्या होगी, पानी मतलब रुकेगा नहीं और वो बह जाएगा आसानी से। दूसरा है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण करके भी आप, जैसे यहाँ पे बात मतलब ये हमारा खेत है, तो यहाँ पे हम अगर वृक्ष लगाते, तो यहाँ पर अगर वृक्ष लगाते हैं तो ये जो जड़ है ना, ये मिट्टी को पकड़ के रखता है वृक्ष का, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखता है तो जल्दी बहने नहीं देगा, तो अपरदन कैसे होगा। ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छा समाधान है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कि भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। चलिए इसका भी व्याख्या कर ही देते हैं 16 नंबर का, चलिए करते हैं व्याख्या भी। यहाँ पर है हमारा 16 नंबर का उत्तर, भारतीय कृषि को मानसून का एक जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान है। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से बारिश या मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी 16 का आंसर हमारा यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का, उससे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 हो गया, अब 17 देखिए क्या है। 17 में भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। चलिए देखते हैं, इसका भी वर्णन करिए देते हैं। 17 नंबर देखिए क्या है, यहाँ पर है 17 नंबर, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्वी में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूर्वी से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। और हम अब 18 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले अपना क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिमालय अफवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में 5 अंतर लिखें। चलिए लिखते हैं, एक नंबर से भी 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर है हमारा 18 नंबर का आंसर। देखिए
हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में अंतर, इसका अंतर अभी आपको स्पष्ट करते हैं आसानी से। तो देखिए इसका अंतर क्या है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, अफवाह तंत्र मतलब क्या था, नदी का जो छोटा छोटा समूह होता है उसी को अफवाह तंत्र कहते हैं। पहले सेट्स में हम बता चुके थे। तो हिमालय इधर है और इधर प्रायद्वीप भारत की नदी। तो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों को जन्म एवं उत्पत्ति हिमानियों से, हिमानी यानी बर्फ से होता है। हिमालय से जितना भी नदी है वो क्या होता है कि बर्फ से उत्पत्ति होता है, ठीक है। और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ वर्षा जल या भूमिगत जल पर निर्भर करती है, क्योंकि यह हिमपात नहीं होती है, बर्फ नहीं होता है, यह वर्षा जल या भूमिगत जल पर निर्भर होता है। दूसरा क्या, हिम आच्छादित प्रदेशों से निकलने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष भर सतत वाहिनी एवं सदा निरा रहती है। ये हो गया भारत हिमालय से, हिमालय नदी। और प्रायद्वीप में क्या है, प्रायद्वीप में भारत की नदियाँ निम्न पहाड़ियों तथा पठारों से निकलती है, अतः वर्ष भर जल की आपूर्ति न होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। इन नदियों में वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, जिस कारण यह सतत वाहिनी एवं सदा निरा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका तीसरा में क्या कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मंद गति से प्रवाहित होती है। यह नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और प्रायद्वीप भारत की नदी में क्या है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ असमतल उबड़ खाबड़ पथरीले भागों में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, अतः प्रवाह क्षेत्र की विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि अनुपयोगी होती है। अब देखिए चौथा हमारा क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह क्षेत्र विशाल हैं, जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। तो आपको इसमें 5 बोला था लेकिन हम 4 बता दिए, ठीक है, ये 4 ही काफ़ी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा मॉडल सेट बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन कराया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और भी मॉडल सेट का भी सॉल्यूशन बाकी है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जितना भी मॉडल सेट सॉल्यूशन आ रहा है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद। और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।